नमस्कार। आज हमारे साथ है उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, जो कि राज्यसभा सांसद भी है और अभी उत्तराखंड में एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ है। बहुत सारी सौगात उत्तराखंड को मिली है। इसके साथ साथ पिछले दिनों उत्तराखंड में कई सारे ऐसे घटनाक्रम रहे हैं जिनको लेकर बहुत सारी बातें हुई है। बहुत सारे उत्तराखंड में कई सारी इस तरह की घटनाएं भी चल रही है। प्रेमचंद अग्रवाल जो वित्त मंत्री है और संसदीय कार्य मंत्री है उत्तराखंड सरकार में, उनके एक बयान पर भी उत्तराखंड में घमासान मचा हुआ है। इसके अलावा भी कई सारे मुद्दे हैं। प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति भी होनी है। नए प्रदेश अध्यक्ष मिलेंगे या फिर महेंद्र भट्ट ही कंटिन्यू रहेंगे, ये भी एक सवाल है। और इन्हीं सवालों के बीच में सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं महेंद्र भट्ट जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी के इस वार्तालाप में। जी, बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सवाल की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से ही शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शीतकालीन यात्रा को लेकर, चारधाम यात्रा को लेकर आए हैं और उन्होंने एक नया शब्द दिया है, घाम तापो पर्यटन। तो जो 4 महीने की ये यात्रा, 6 महीने की यात्रा पहले होती है, इसके साथ साथ ये भी तो 12 महीने की यात्रा का एक पूरा का पूरा योजना बन रही है। तो इसको किस तरफ देखते हैं आप? देखिए, प्रधानमंत्री जी का इस हमारे राज्य देवभूमि के प्रति अपना अलग प्रकार का लगाव है। और मैं कह सकता हूँ जब जब प्रधानमंत्री का आगमन होता है तो यहाँ की जनता उत्साहित होती है। और यहाँ के पर्यटन के विकास में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी व्यक्ति, मैं कई बार कहता हूँ कि ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड के कोई हैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं। मोदी जी जब भी राज्य की और उनका आना होता है तो इस राज्य के प्रति वो सौगात लेकर आते हैं। अभी जब ये कंसेप्ट आया कि उत्तराखंड ऐसा स्थल है जहाँ साहसिक पर्यटन का एक केंद्र बन सकता है, धार्मिक पर्यटन केंद्र तो है ही, तो इसके साथ साथ अनेकों ऐसे हमारे स्थान हैं जिन स्थानों पर अगर मैं विश्व के अनेकों ऐसे देशों की कल्पना करूँ जहाँ पर्यटक बड़ी मात्रा में होता है, ऐसे स्थान हमारे यहाँ बड़ी संख्या में। उन स्थानों को प्रमोट करते हुए किस तरीके से हम अधिक से अधिक लोगों को वहाँ पहुँचा सकें, इस भाव के साथ शीतकालीन यात्रा का एक कंसेप्ट निकल रहा है। शीतकालीन यात्रा का भी हम इस बात को मानते थे, प्रधान मुख्यमंत्री जी से वो समझते भी थे कि प्रधानमंत्री जी जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ एक प्रकार की यात्रा के लिए जो लोग आते हैं बड़ी संख्या उनकी बढ़ती है। अभी पिथौरागढ़ के अंदर जब मानसरोवर यात्रा के दृष्टिकोण से और हिमालय के उस स्वरूप को जब लोगों ने देखा तो आज मैं कह सकता हूँ कि उसका एक बहुत बड़ा व्यापक असर पूरे कुमाऊं क्षेत्र में हमको देखने को मिला। और अब बद्रीनाथ के बाद, केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ तब गंगोत्री, और गंगोत्री के मुखा में कल जब आकर उन्होंने जो जनता को संबोधित किया, मैं कह सकता हूँ कि माँ गंगा का द्वार अब साल भर यात्रियों के लिए खुला मिलेगा। और प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की, करुणा पूजन वहाँ पर हुआ, माँ गंगा की उन्होंने आरती की है और संदेश दिया कि वो ठीक है, चारों तरफ से बर्फ़ भी पड़ी हुई थी, बड़े अच्छे, सारा पूरा हिमालय क्षेत्र बर्फ़ से आच्छादित था। उसके बाद भी बड़ी संख्या में कल वहाँ पर जो लोग थे आए प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, वो इस बात के विश्वास का प्रतीक था कि प्रधानमंत्री जी द्वारा जो बातें वहाँ कही गई हैं, इसका जो स्वरूप भविष्य में देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि अब हर दिन यात्रा, 365 दिन यात्रा ये उत्तराखंड के अंदर आए, इस प्रकार के भाव के साथ प्रधानमंत्री जी ने एक कंसेप्ट भी दिया है, घाम ताप टूरिज्म। तो ये बहुत बड़ी बात है। घाम हमारे यहाँ सूर्य को बोलते हैं, सूर्य का जो धूप होती है वो घाम के रूप में देखी जाती है। तो वहाँ तो दोनों पक्ष है, घाम ताप टूरिज्म है और यूं देख टूरिज्म भी है। यूं हमारे बर्फ को बोलते हैं, तो यूं देख टूरिज्म है, घाम ताप टूरिज्म है और धार्मिक टूरिज्म है। तीनों टूरिज्म की दृष्टि से लोग वहाँ पहुँचने वाले हैं और साहसिक पर्यटन का की बड़ा केंद्र बने। बहुत से स्थानों पर राफ्टिंग के हम वो कर सकते हैं, स्कीइंग के अनेकों कार्यक्रम वहाँ हो सकते हैं। तो इस प्रकार का एक नया कंसेप्ट उन्होंने लिया है। खासतौर पर उन्होंने आह्वान भी किया है कि शंकर पार्वती का विवाह जिस स्थान पर जिस देवभूमि होता है वहाँ विश्व के लोग जो धर्मावलंबी हैं वो यहाँ आकर शादी ब्याह करें। इससे हमारा एक प्रकार का अलग से टूरिज्म विकसित होगा, क्षेत्र विकसित होगा। तो अनेकों प्रकार का कंसेप्ट उन्होंने कल उत्तराखंड वहाँ पर दिया। और मैं कह सकता हूँ मोदी जी का ये दौरा जो है ये देवभूमि के लिए वरदान साबित होने वाला है, यहाँ के टूरिज्म के लिए वरदान साबित होने वाला है। बिल्कुल। अभी मौजूदा उत्तराखंड की राजनीति को देखें, अगर एक तरफ अगर कुछ साल पहले देखें तो जो 6 महीने की चारधाम यात्रा होती है उसमें भी तमाम तरह की दिक्कतें होती रहती थी, और दूसरी तरफ
अब 365 दिन चार धाम यात्रा का एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया जा रहा है, शीतकालीन यात्रा को भी किया जा रहा है, तमाम विकास की योजनाएं चल रही है। दूसरी तरफ उत्तराखंड निर्माण के 25 साल बाद एक नई तरह की चीज़ें निकल कर आ रही है, क्षेत्रवाद को लेकर राजनीति। देखिए दोनों पक्ष है। पहली बात तो आपने कही है कि यात्रा जब बढ़ेगी तो सुविधाओं का भी विकास होगा। ये ठीक है कि एक कालखंड था जब बद्रीनाथ के गंगोत्री यमुनोत्री आने वाले कष्ट के भाव के साथ आते थे और उस कष्ट में भी पुण्य प्राप्त होता था। आज सुविधाओं की दृष्टि से बहुत बड़ा विकास हुआ है। जहाँ 10,000 से ऊपर यात्री पहुँचते नहीं थे धामों के अंदर, आज 50,000 से ऊपर यात्री एक एक धाम के अंदर जा रहे हैं और हर वर्ष यात्रा बढ़ेगी, जो मैं विश्वास करूँ, हमने अनुभव भी किया है। पिछले अगर मैं 3-4 साल की यात्रा को देखूंगा तो बड़ी संख्या में यात्रियों का आगमन हुआ है। दूसरा, यात्रा व्यवस्था और व्यवस्थित हो उसके लिए सरकार ने प्रयत्न भी प्रारंभ किए हैं। चाहे जीएम गढ़वाल मंडल विकास निगम है, कुआं मंडल विकास निगम, उसके माध्यम से यात्रियों के लिए ठीक प्रकार की सुविधाएं विकसित करने के लिए हमने कार्य योजना तैयार की है। अनेकों होम स्टे उद्देश्य बने जिससे कि पर्यटक वहाँ की मूल संस्कृति, वहाँ के खान पान से भी वाकिफ हो, उसकी रचना भी वहाँ पर बनी है। जहाँ तक ये छोटी बातें हैं, क्षेत्रवाद का जो हमने चर्चा की है, ये कम से कम देवभूमि चलता नहीं है विषय। बहुत लोगों ने प्रयास किया चलाने का और कुछ लोगों ने तो आंदोलन के रूप में खड़ा किया था। खासतौर पर मैं अगर एक राजनीतिक दल की चर्चा करूँ, यूकेटी उत्तराखंड क्रांति दल, उसके आंदोलन के पीछे भाव यही था। लेकिन देवभूमि के लोग हैं, देवभूमि के अंदर राष्ट्रवादी लोग हैं, सीमा पर संघर्ष करने वाले लोग हैं, वो भारत माता के महत्व को समझते हैं। इसलिए यहाँ पर क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद ये कभी मुद्दा नहीं बन सकता। जिसने प्रयास किया उसको यहाँ की जनता ने जमीन चटाई है। अभी कुछ दिनों की जो घटनाएं हुई हैं उसका भी मैं विश्वास कह सकता हूँ, कुछ दिन के बाद इस प्रकार का आंदोलन करने वाले, इस प्रकार की बातें करने वाले, इनको जनता कड़ा सबक सिखाने जा रही है। लेकिन एक सवाल ये पैदा हो रहा है, जनता सबक सिखाने जाएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। सवाल ये होता है कि जो बीजेपी की कार्य समिति हुई उस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद कहा, बड़ा आक्रोशित होकर, कि जो जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं, क्षेत्रवाद की राजनीति कर रहे हैं, हम उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। वो उनका बयान बड़ा चर्चा में आया। उसके बाद केदारनाथ इलेक्शन हुआ, केदारनाथ चुनाव में भी गढ़वाल कुमाऊं इस तरह की कुछ चीज़ें आ गई। फिर ऋषिकेश का जो मेयर का चुनाव हुआ, तो ये जो लगातार बातें उठती है। और अभी कल ही हरीश रावत का एक बयान आया कि बीजेपी क्षेत्रवाद की राजनीति कर रही है। तो क्षेत्रवाद की राजनीति हकीकत में कर कौन रहा है और लाभ किसको हो रहा है? देखिए, आप भी मीडिया जगत से जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। इस राज्य के अंदर हर चुनाव में जब मुद्दा भी विपक्ष हो जाता है तो व्यक्ति केंद्रित राजनीति करने प्रारंभ कर देते हैं। अगर मेरे मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जातिवाद, क्षेत्रवाद से राज्य को बचाएंगे, तो उस दिशा में उन्होंने पहल भी की है। हमने हर एंगल में इस चीज़ को संभालने की कोशिश की, समझने की कोशिश की है इस प्रकार के तत्वों से कैसे राज्य को बचाया जाए। लेकिन ये भी सच है कि राजनीतिक दलों के पास जो विरोधी दल है उन पर आज मुद्दे जब नहीं होते, विकास के मुद्दे नहीं है, सड़कों के लिए बोलने का शब्द नहीं है, तो फिर व्यक्ति के शब्दों को पकड़ते हैं। ये ठीक है, असत्य बोलना किसी को शोभा नहीं देता है, लेकिन किसी अशब्द को हम इस दिशा की ओर ले जाएं कि राज्य के अंदर क्षेत्रवाद उससे परिणित हो जाए, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति निर्माण होती है। और मैं फिर कह रहा हूं, मैंने कहा भी है कि जागरूक जो समाज है इस प्रकार की बात को कभी स्वीकार नहीं करा। केदारनाथ का जनता ने जवाब दे दिया, बड़ी संख्या में केदारनाथ बचाओ यात्रा निकाल, जो केदार सबको आशीर्वाद देता, जो सबको बचाता है, उसके बचाने की रचना कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। तो जनता ने, केदार ने जनता मुंहतोड़ जवाब दिया है। इसलिए फिर कह रहा हूं, इस प्रकार के मुद्दे उठाकर अपनी राजनीतिक धरा जमीन को तैयार करने का जो भी प्रयास करेगा, यहाँ की जनता को मुंहतोड़ जवाब देगी। यही कारण है यूकेटी आज 0 पे है। जो अपने आप को इस बात का श्रेय देते कि राज्य निर्माण हमारा योगदान है, 0 पे। क्यों? आखिरकार जब सत्ता में आते हैं, एक आध विधायक जीत जाता है तो सत्ता के साथ खड़ा हो जाता है। तो जब इस प्रकार के भाव के साथ राजनीति करोगे, समाज को तोड़ने का भाव रखोगे, पहाड़ मैदान की चर्चा करोगे, तो भैया ये देवभूमि है, यहाँ ईश्वर भी इसका ध्यान रखता है इस व्यक्ति को किस सीमा तक कहाँ तक पहुँचाना है। ये ठीक है, आजकल मुद्दा विहीन जब विपक्ष है तो आप भिन्न का आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन गैरसैनिक को ग्रेसमैन राजधानी तो हमने बनाया। आज उस राजधानी के स्वरूप को किस प्रकार से विकसित किया जा रहा है, ये हमारी सरकार कर रही है। हम उस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहे हैं। हम ऑल वेदर रोड के माध्यम से उत्तराखंड के क्षेत्र को जोड़ रहे हैं।
रेल के प्रोजेक्ट को ला रहे हैं, रेल कनेक्टिविटी बढ़ रही है, हवाई कनेक्टिविटी बढ़ रही है। तो ये काम जो हो रहा है जिसकी कल्पना कांग्रेस के लोगों ने कभी की नहीं, तो अब क्या करेंगे कि प्रेमचंद अग्रवाल नहीं बोल दिया, कल के दिन का महेंद्र भट्ट ने बोल दिया। तो व्यक्तिवादी राजनीति समाप्त करनी है। जब कांग्रेस के बड़े नेताओं के मुंह से मैं जब अपने नाम पर, मेरे नाम पर राजनीति कर रहा हूँ, हमारे किसी मंत्री के नाम पर राजनीति कर रहा हूँ, तो दुख होता है। राजनीति का एक विषय होना चाहिए। कहीं सड़क नहीं पहुंची, आंदोलन कौन मना कर रहा है? फला गांव में सड़क पहुंचाइए। किसी गांव में बिजली नहीं है, उसके बाद हर गांव में बिजली है, हर घर में पानी है, हर व्यक्ति पे प्रधानमंत्री आवास दिए जा रहे हैं। विषय क्या बचते हैं? तो इस प्रकार के विषयों को, जो विषय जनता के बीच में आने चाहिए, जब उस विषय से अपोजिशन अपना को असहाय महसूस करता है, तो फिर व्यक्तिवादी राजनीति में आ जाता है। व्यक्तिवादी राजनीति लंबे समय तक चलती है। व्यक्तिवादी राजनीति, आपने प्रेमचंद अग्रवाल का भी नाम लिया। अभी मैं जब हमारी बात शुरू हो रही थी उससे पहले ही मैं एक वीडियो देख रहा था, लोक गायक सुरेंद्र सिंह नेगी का। वो एक इंटरव्यू में बात कर रहे थे। उनका कहना है कि प्रेमचंद अग्रवाल ने जो विधानसभा में कहा वो एक गंभीर विषय था। उस पर उन्होंने खेद भी जताया है, माफ़ी भी मांगी है। इसके अलावा आपने भी प्रेमचंद अग्रवाल को बुलाकर सख्त हिदायत दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी इस पर बयान आया। उन्होंने भी कहा है कि जो उत्तराखंड की अस्मिता से खिलवाड़ करेंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, सख्त एक्शन लिया जाएगा, माफ़ी उनको नहीं मिलेगी। लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी कह रहे थे, बोले कि वो ठीक है विषय, माफ़ी मांग ली, लेकिन इसमें कुछ अब राजनीति भी घुस गई है। तो राजनीति किस तरह घुस गई है? देखिए, मैं आपको दोनों बातों को बता रहा हूँ। नरेंद्र सिंह नेगी के प्रति देवभूमि की जनता में बड़ा श्रद्धा है, बड़ा प्रेम है। यह जिस प्रकार के भाव खड़े किए गए, हर व्यक्ति से दिग्भ्रमित होना स्वाभाविक था। और प्रेमचंद अग्रवाल जी ने जब माफ़ी मांग ली और उन्होंने इसके लिए खेद प्रकट कर दिया, माँ गंगा के पास जाकर पश्चाताप की चर्चा भी की, उसके बाद भी जब पूरे प्रदेश के अंदर क्षेत्रवाद फैलाने का जिन लोगों को प्रयास किए, अब नरेंद्र सिंह नेगी जैसे जो हमारे प्रदेश के मूर्धन्य कलाकार हैं, उनको ये बात ध्यान में आई। उन्होंने कहा कि अब मेरे नाम पर भी राजनीति करने का लोग प्रयास कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि देर से ही सही नरेंद्र सिंह नेगी जी को ये बात समझ में आई और उन्होंने कल इसका विधिवत रूप से खंडन किया कि राजनीति हो रही है, राजनीति इस विषय का संज्ञान नहीं लेना चाहिए। जो कोई व्यक्ति माफी मांग लेता तो फिर उसका विषय बचता नहीं है। जहां तक दूसरी बात है, देखिए, मैंने तो अपने मंत्री को बुलाकर डांटा, अपने मंत्री को हिदायत भी दी, अपने मंत्री को मैंने कहा भी किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग न करे। लेकिन आश्चर्य है, कांग्रेस के 3 विधायकों ने जिस प्रकार व्यवहार सदन के अंदर किया, जिस प्रकार से वो क्षेत्रवाद की राजनीति को जन्म दिया, क्या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्तव्य नहीं बनता था कि देवभूमि के इस स्वरूप को बनाए रखने के लिए अपने विधायक को हिदायत दे कि इस प्रकार की चर्चा नहीं करनी चाहिए, इससे समाज बढ़ता है, इससे विकास के अंदर एक अलगाववाद स्थापित होता है। लेकिन क्या है कि नैतिक बल नहीं है। मैंने फिर कह रहा हूं, अब कांग्रेस व्यक्तिवादी राजनीति पे आ गई है। मोदी जी को तो हरीश रावत जी ने कह दिया कि अब उनका मुकाबला करने की सामर्थ्य कांग्रेस पर नहीं है। ये बात अमित शाह जी के, नड्डा जी ने कही है। तो धीरे धीरे जब उनको लगता है कि प्रखर नेतृत्व है, तो प्रखर नेतृत्व को दागदार करने के लिए व्यक्तिवादी राजनीति प्रारंभ होती है और इसकी शुरुआत कांग्रेस कर रही है। और इसका भी खामियाजा कांग्रेस को आने वाले 2027 के अंदर मिलने वाला। हम तीसरी बार उत्तराखंड भाजपा की सरकार बनाएंगे। अच्छा, जैसे आप व्यक्तिवादी राजनीति की बात कर रही है, तो हरीश रावत कह रहे हैं कि अब प्रेमचंद अग्रवाल को ओझल कर रहे हैं, पर्दे के पीछे ला रहे हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उन पे सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। उधर गणेश गोदियाल कह रहे हैं, गणेश गोदियाल भी कांग्रेस के एक बड़े नेता है, वो कह रहे हैं, बोले कि ये पहाड़ मैदान नहीं है, ये उत्तराखंडियत बनाम बीजेपी है। तो हरीश रावत प्रेमचंद अग्रवाल की बात कर रहे हैं, गणेश गोदियाल पूरी बीजेपी की बात कर रहा है। देखिए, ऐसा है, हरीश रावत इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और इतने वरिष्ठ नेता से हल्की बातों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। उनकी दृष्टि में जब प्रेम ने माफी मांग ली, तो उनको भी नरेंद्र सिंह नेगी जैसा अपना एक व्यवहार दिखाना चाहिए। उनको भी इस बात को महसूस करना चाहिए, इसमें राजनीति करने का कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं। और मैं बार बार कहता था, पिछले दिनों भू कानून के विषय को लेकर और छात्र राजनीति में बेरोजगार जो नकल विहीन परीक्षा के विषय के आंदोलन इस बीच में हुए, कांग्रेस ने नेताओं को समर्थन दिया।
जो उसका नेतृत्व करने को समर्थन दिया, उसकी मुंह की विधानसभा के अंदर कांग्रेस ने खाई है। अगर कांग्रेस अपने मुद्दों पर लड़े ना भाई, अगर छात्र संघर्ष समिति क्या कर रही है, यूकेडी क्या कर रही है, उस पर अगर आप अपने मुद्दे उनके साथ आंदोलन जोड़ेंगे तो आपके मुद्दे समाप्त हो जाएंगे, जनता आपको भूल जाएगी। और ये दिखाई भी दिया है। जहां तक गणेश गोदियाल जी का विषय है, तो उत्तराखंडियत्व तो भाजपा के साथ है। एक बद्रीनाथ की सीट हमने ही दान कर दी गलती से, बाकी है क्या कांग्रेस के पास। और फिर कह रहा हूं मैं, अभी 19 हैं, 27 में 0 होंगे। क्योंकि जब बार बार क्योंकि मैं, ठीक है, मैं राष्ट्रीय दल का अध्यक्ष होने के नाते, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरा कर्तव्य भी कि अपोजिशन को मैं सही दिशा की और कुछ अपने विषय रखूं। मैं जानता हूं मैं जिस विषय को बोलूंगा कांग्रेस पर चलेगी नहीं, लेकिन आज भी कांग्रेस को उन विषयों को जनता के बीच में रखने की आवश्यकता है जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। व्यक्तिवादी राज, फिर बार बार आपके चैनल पे व्यक्तिवादी राजनीति का जो विषय बता रहा हूं, ये तब खड़ी होती है जब मुद्दे समाप्त हो जाते हैं, और कांग्रेस आज मुद्दा विहीन हो चुकी है। व्यक्तिवादी राजनीति, एक हमला आप पर भी हुआ, आपका एक वीडियो वायरल हुआ। आपने जब प्रेमचंद अग्रवाल को बुलाया, उसके बाद जो मीडिया से बात की, तकरीबन 4-4.5 मिनट की बातचीत की, उसमें से एक 27 सेकंड का एक वीडियो आया और गणेश गोदियाल और तमाम कांग्रेस के लीडर्स कह रहे, प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा भी कह रहे, बोले आप तो धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जो बात मैंने पहले दिन कही उसके अर्थ अब लोगों को समझ में आने लगे। मैंने मीडिया से अपेक्षा की कि इस प्रदेश के अंदर सोशल मीडिया के माध्यम से जो पहाड़ मैदान की चर्चा करेंगे, उस राज्य को एक प्रकार से इस राज्य के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे जो राज्य कल्पना से बाहर का विषय है। और मैंने राजनीतिक दलों के नेताओं के लिए कहा, समाज में मौलिक स्वतंत्रता है, व्यक्ति के कुछ भी संविधान में व्यवस्था दी गई है कि बोलने का, हर विषय को अपनी बात रखने का सब व्यक्ति का अधिकार है। लेकिन राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की पोस्टर कैसे आनी चाहिए? क्या उसमें मैदान पहाड़ होना चाहिए? क्या राजनीतिक दल के विधायकों को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए सोशल मीडिया के माध्यम से? क्या उसमें पहाड़ मैदान होना चाहिए? क्या ये बातें मैंने राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के लिए कही थी, और कुछ सोशल मीडिया ने उसको उस रूप में दिखाने का प्रयास भी किया। मैं जानता हूं अगले दिन बहुत से चैनलों ने इस बात को स्पष्ट किया कि मेरा उद्देश्य भाव क्या था। और मैं आज भी कह रहा हूं कि समाज जगत में अपनी प्रतिक्रिया देने के लोगों के अधिकार है, सोशल मीडिया उसके लिए काम कर रहा है। लेकिन राजनीतिक दल का कोई भी व्यक्ति क्षेत्रवाद की बात करता है तो क्या वो हित में है राज्य के? इस बार हम जहां जिम्मेवार पदों पर बैठे हुए हैं, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम इस राज्य को क्या परोसना जा रहे हैं, क्या परोस रहे हैं। इसलिए मैंने इस बात को बोला था। लेकिन क्योंकि मैंने कहा ना, फिर व्यक्तिवादी राजनीति, अब उनको उसमें चीजें, उनको लगा कि मुझे धमकी दे रहा है, तो बाद में माननीय मुख्यमंत्री ने लाइन दी है कि राज्य हित में क्या है। उन्होंने सोच कहा है कि इस प्रकार का जो सोशल मीडिया के माध्यम से समाज के अंदर द्वेष खड़ा करने का, कुमाऊंवाद, गढ़वालवाद, पहाड़ मैदान, जौनसार, ये सब चर्चा करने वाले जो लोग हैं वो राज्य के हितैषी नहीं है। इसको मुख्यमंत्री जी ने बाद में, कुछ दिनों बाद मुख्यमंत्री जी का बयान सूट में आया है। बिल्कुल। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो उत्तराखंड में क्षेत्रवाद की राजनीति और प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर सेंटर में रखकर जो बातें हो रही है, उसके आगे आता है कैबिनेट विस्तार। लंबे समय से बार बार कैबिनेट विस्तार को लेकर बात होती है। अब फिर ये चर्चा शुरू हो रही है कि कैबिनेट विस्तार जल्द ही उत्तराखंड में होने जा रहा है। तो बात कहाँ फंस जाती है बार बार? देखिए, हर वर्ष हर 3 महीने में चुनाव जो आ रहा है उसके अंदर बहुत चीजें होते होते रुक जाती है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ, अब क्योंकि हमारे यहाँ पंचायत चुनाव भविष्य में है, लेकिन उससे पहले हमारे जो 4 सीटें जो लिखते हैं, हमारा प्रयास रहेगा उन सब सीटों पर मुख्यमंत्री जी बहुत जल्दी निर्णय लें। और मेरी मुख्यमंत्री जी संदर्भ वार्ता भी हुई है। मुख्यमंत्री जी से केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत के बाद मुझे लगता है बहुत जल्द हमारे यहाँ मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अभी वक्त भी बहुत ज़्यादा बचा नहीं है, 27 के चुनाव भी है आने वाले समय में, अभी फिर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है। तो जो 4 रिक्त पद है उन्हीं को लेकर कोई फैसला होगा या इसके अलावा भी कोई फैसला होगा? देखिए, हर प्रकार के फैसले का अधिकार मुख्यमंत्री जी को होता है। मुख्यमंत्री जी ने इन भी सभी मंत्रियों के जो कार्य पद्धति उसको भी परखा है। हो सकता है कि मंत्रियों को कुछ अच्छे विभाग मिल जाए, किसी मंत्री को अच्छे विभाग मिल जाए, लेकिन कम से कम जो हमारे मंत्री पद जो रिक्त पद हैं वो निश्चित रूप से भरे जाएंगे।
उत्तराखंड में लंबे समय से भू कानून को लेकर बात होती रहती है। पहले की बहुत सारी सरकारों ने समय समय पर बहुत सारे बदलाव भी किए। अभी फिर बदलाव हुए हैं उत्तराखंड भू कानून को लेकर, और उत्तराखंड को लेकर भारत में पहला ऐसा राज्य बना है जहां यूसीसी लागू किया गया है। दोनों बातों पर हरीश रावत का एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ना तो यूसीसी ही जो सामान्य नागरिक संहिता की बात करते हैं, तो ना तो वो ही है, क्योंकि उसमें भी, और इसके साथ साथ भू कानून को लेकर भी बोले इसमें भी 2 जिले छोड़ दिए गए हैं। देखिए, मैं दोनों बातों उत्तर देता हूँ। हरीश रावत जी बहुत वरिष्ठ नेता है, लेकिन अब उम्र के इस पड़ाव में कि अध्ययन करने को समय नहीं मिलता है। और मैं इस बात को भी कई बार मुझे लगता है कि वो सोशल मीडिया में जो लिखा जाता है वो उनकी अपनी लेखनी है या किसी और से लिखवाते हैं। देखिए, हम सौभाग्यशाली हैं, उत्तराखंड देवभूमि के अंदर वो प्रभाव है कि भारत के संविधान में उल्लेखित कि देश के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून बनना चाहिए। पहला राज्य उत्तराखंड देश के अंदर है जिसको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की उस पुण्य कथन को, संविधान के वाक्य को आज परिणति की ओर बढ़ाया है, उसको आगे बढ़ाया है। और ये जो यूसीसी है ये पूरे देश का नजीर बनेगा। हर व्यक्ति जो देश के अंदर निवास करता है वो समान कानून की परिधि में चले, इसमें किसको आपत्ति होनी चाहिए। धर्म अपने, पूजा पद्धति अपनी है। हमारे यहाँ तो इतने देवी देवता हैं कि सबका पूजन करने वाले अलग अलग लोग हैं, लेकिन विभक्त नहीं है। हम राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्रवादी भाव ही यूसीसी के अंदर लागू होता है। बहन को अधिकार मिले, हमारे जो पूजा पद्धति के हैं उसको कहीं छेड़ा नहीं गया है, वो अपनी हिसाब से हो, लेकिन हर व्यक्ति को अधिकारों के स्वरूप के साथ समानता मिले, ये इसके अंदर रखा गया है। अब क्योंकि हड़बड़ाहट में कांग्रेस को ये लगता है कि क्या इतना बड़ा काम इन्होंने कैसे कर दिया। जो 60 साल के अंदर जिन्होंने देश के अंदर राज किया हो, वो यूसीसी की और सोचने की भी स्थिति में नहीं थे। उस काम को, भीमराव अम्बेडकर जी के उस वाक्य को पूर्ण करने का काम यहाँ से प्रारंभ हुआ है। और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ देश का प्रत्येक राज्य अब स्थिति समय आएगा। एक व्यक्ति दूसरी पत्नी से शायद तलाक मना ही नहीं है, लेकिन दूसरी 2 पत्नी बिना तलाक के 3 पत्नियां लेके बैठे हो। तलाक की पद्धति मुंह से बोल के हो रही है या वैधानिक व्यवस्था के साथ होनी चाहिए। ये नहीं कोई पुरुष और स्त्री साथ रहना नहीं चाहते तो स्वतंत्रता है, लेकिन मुंह से तलाक 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 बोल दिया और फिर हम साथ साझा कर लें, ये गलत है। हिंदू के लिए भी किसी पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह अपराध है। इस कानून के दायरे के तहत किसी व्यक्ति को नहीं रहना तो कार्रवाई है, उसके लिए कोर्ट है, न्यायालय है, उसमें डिसीजन होता है, लेकिन विवाह का पंजीकरण अनिवार्य हो गया है। विवाह के पंजीकरण के बाद अपराध भी कम होंगे। दूसरी बात, अब लिव इन रिलेशनशिप के बारे में अनेक बार तमाम प्रकार के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट के डिसीजन को भी किसी कानून के दायरे में लाने का काम हमने किया है। कोर्ट के तक रह सकते हैं, जो कोर्ट के रह सकते हैं, लेकिन उसके किसी का अपराध को कौन संभालेगा? सरकार संभालेगी। और सरकार संभालेगी तो क्या करेगी? भाई उसके माँ बाप को पता रहना चाहिए मेरी बेटी मेरा बेटा साथ रह रहे हैं, अविवाहित हैं, और उनसे संतान प्राप्त, उसका क्या दोष है? उस संतान को भी अधिकार मिले। इस भाव के साथ अगर राज्य के अंदर कोई कानून बनता है, उस कानून का सम्मान सबको करना चाहिए। इस पर अलग अलग बातों को इस दिशा में नहीं आना चाहिए। जहाँ तक भू कानून का विषय है, मैं शुरू से कहता था हमारे मुद्दे पर ये दल राजनीति कर रहे थे, कब आएगा सख्त भू कानून, कब आए, अब आ गया भैया सख्त भू कानून। अब ये भी अच्छा नहीं लग रहा है। 2 राज्य क्यों छोड़े? अरे 2 जिले क्यों छोड़िए? देखो भाई, उत्तराखंड के अंदर हमने विकास भी करने हैं, उद्यम भी लगाने हैं। आप पे पहाड़ में सीमित भूखंड है, सीमित भूखंड, आधा 70% ज्यादा पूरा वन क्षेत्र आपके पास है। हम पे अगर कोई फैक्ट्री लगानी है, कोई बड़ा उद्यम लगाना है, हम पे 2 ही जिले हैं, उधम सिंह और हरिद्वार। इनका बड़ा इंडस्ट्री एरिया हमारा हरिद्वार के अंदर। उधम सिंह में कितनी इंडस्ट्रियाँ लगी हुई है, हम सरकारी नौकरी कितने लोगों को दे पाएंगे? हम
इसलिए उन उद्यमों के माध्यम से उनको जमीन भी देनी पड़ेगी, उनके अध्ययन स्थापित किए जाएंगे, वहाँ अनेकों बड़ी संख्या में जो हमारा युवा है वहाँ जॉब प्राप्त करेगा। इसलिए आवश्यकता उद्यम भी न रुके और देवभूमि के स्वरूप के अंदर भी किसी को बदलाव न हो, इस भाव के साथ ये कानून स्थापित हुआ है। मैं मानता हूँ कि 25 साल अभी राज्य को बने हुए हैं, इन 25 साल के अंदर पहले दिन अगर किसी कानून को स्थापित कर देते और एक भी आज बड़ी संख्या में आप प्रदेश क्षेत्र को उद्योग लगे, जो ये बार बार भू कानून में चेंजिंग की स्थिति निर्माण होती है, ये राज्य की परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। लेकिन आज हम लोग उस दिशा की ओर बढ़ गए हैं, संपन्नता की ओर बढ़ गए हैं। 25 साल बहुत बड़ा कालखंड होता है और अब हमको अपने भू कानून को उस परिधि में लाना था। इसका श्रेय भी प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी को जाता है। उन्होंने जन भावना कानून को, भू कानून को लागू किया। एक आजकल बड़ा चर्चा में है मुद्दा वन संरक्षण के पैसे से जो आईफोन खरीद लिए गए, तमाम दूसरे लैपटॉप और चीजें खरीद ली गई। सीएजी की जो रिपोर्ट है 2013 की एक रिपोर्ट है, उसमें भी 2006 से लेकर 12 तक इसी का कुप्रबंधन सामने आया था। और 22 की जो रिपोर्ट है इसमें भी 2019 से लेकर 22 तक इसी तरह का कुप्रबंधन आया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर बड़ी सख्त टिप्पणी की। देखिए सीएजी जो है अपनी रिपोर्टें देती रहती है और वो सरकार को मार्गदर्शन का काम भी करती है, सरकारें उस पर कार्रवाई भी करती है। जब सीएजी की रिपोर्ट सदन के पटल पर आती है तो सरकार को भी उन बिंदुओं का पता नहीं होता जिन बिंदुओं के अंदर स्थिति निर्माण होती है, लेकिन सरकार उस पर कार्रवाई करती है। और आप देखेंगे कि जब विषय निकल के आया तत्काल सरकार ने उसको संज्ञान में लिया है और उस पर संबंधित विभाग को कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। और सीएजी की रिपोर्ट जो है ये निश्चित रूप से एक प्रकार से सरकार जिन क्षेत्रों पर नजर कई बार नहीं जा पाती है, कई बार उसको सीएजी पटल पर रखता है। और सरकारें मेरी सरकार हर वर्ष सीएजी की रिपोर्ट पटल पर रखती है। लेकिन उन राज्यों की बात करता हूँ जहाँ इनके सहयोगी दलों की दिल्ली का उदाहरण है, जब से सरकार बने तब से सीएजी की रिपोर्ट रखी नहीं। अब सीएजी की रिपोर्ट आई तब माथा पत्ती हो रही है। चुनाव के पहले हिमाचल के अंदर सीएजी की रिपोर्ट हर साल नहीं आती है। को कांग्रेस शासित राज्यों के अंदर पश्चिम बंगाल में तो सीएजी की रिपोर्ट कभी सदन पटल पर आई नहीं। ये तो हमारा राज्य है भैया, जहाँ हर वर्ष सदन जब बैठता नहीं वित्तीय वर्ष में सीएजी की रिपोर्ट आती है। और यही कारण है उत्तराखंड राज्य बाकी राज्यों की तुलना में गलत फैसले लेने से बचता है। और ये ठीक है, हमने उसका संज्ञान सरकार ने लेना तो मुख्यमंत्री संज्ञान को लिया है। आपके कार्यकाल में उत्तराखंड में कई सारे चुनाव जीते लगातार, आप देखेंगे तो 14 के बाद से जीतते ही आ रहे हैं। और इसी बीच में जो अभी लोकसभा के इलेक्शन हुए उस तक एक मोटा मोटा आंकड़ा आया कि 13,000 से ज़्यादा जो कार्यकर्ता और नेता कांग्रेस के बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो अभी भी बीच बीच में इस तरह के बयान आते रहते हैं कि कांग्रेस के कुछ लोग भी शामिल हो सकते हैं। निकाय चुनाव के पहले भी 2-3 बड़े लीडर, अगर आप देखें अल्मोड़ा से, पिथौरागढ़ से कई सारे नेता शामिल हुए। तो ये अभियान चलाने की क्या इतनी ज़रूरत है? जबकि मैं इस सवाल को और थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, जबकि अभी हरीश रावत का एक बयान आया है, उसकी चर्चा आप हालांकि कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने दिल्ली के चुनाव परिणाम के बाद कहा कि बीजेपी के पास तो अमित शाह और प्रधानमंत्री जी विपक्ष को रौंद देने वाले प्रचारक हैं। तो उत्तराखंड में ये अभियान कब तक चलेगा? क्या कुछ बड़े नेता और भी लाइन में है क्या? देखिए, राजनीतिक दल विचारधारा पर चलती है और विचारधारा साथ विकास परक राजनीतिक दलों की कार्यशैली का अंग होता है। आज जो भी जनप्रतिनिधि होगा उसको विकास अपनी आंखों से दिखता है। पहले विकास भाषण में होता था, जमीन पर नहीं होता था। और जब जनप्रतिनिधि विकास को अपनी आंखों से देखता है तो कितने दिन विरोध करेगा बीजेपी का? उसे वार्ड का चुनाव भी जीतना है, उसने जिला पंचायत भी लड़ना है, उसने विधानसभा भी लड़ना है। तो फिर क्या करता हूँ? जब विरोध के बिंदु समाप्त हो जाते हैं तो कहता जहां विकास है मैं भी वही जाता हूं। भैया, कांग्रेस ने 60 वर्षों में विकास न करके अपने जो वरिष्ठतम लोग, कल मैं पढ़ रहा था कांग्रेस जो कुटुंब एक वो सम्मेलन करेंगे, बचा कौन कुटुंब में भाई? कुटुंब के जितने लोग थे वो आज राष्ट्रवादी हो गए हैं, आज विकास के साथ मोदी जी खड़े हो गए हैं। इसलिए बड़ी संख्या में जो कांग्रेस छोड़कर आ रहे हैं वो मोदी जी के, पुष्कर धामी जी के कार्यों से प्रभावित होकर आ रहे हैं। उनकी जनता उनको मजबूर कर दे रही है कि आप गलत का साथ दोगे तो आपका ये अर्थ होने वाला जो अभी तक होता आ रहा है। इसलिए आते हैं वो विकास के साथ हमारा अपना सहयोग कर रहे हैं और बड़ी संख्या में आए। और मैं आपसे कह सकता हूं अभी 27 जब हमारे यहाँ विधानसभा का चुनाव होगा
बड़ी संख्या में जनता का प्रेशर नेताओं के ऊपर हो। अगले हफ्ते होली के बाद ही उत्तराखंड को भी नए अध्यक्ष को लेकर नियुक्ति हो जाएगी, नया अध्यक्ष मिलने जा रहे हैं। तो चर्चा ये भी बीच बीच में आती है, खबरों में आता है कि महेंद्र भट्ट को ही निरंतर रखा जा सकता है। तो अभी कुछ काम बाकी रह गए हैं। देखिए, ऐसा होता है कि मेरी पार्टी व्यक्ति केंद्रित निर्णय नहीं लेती है। मेरी पार्टी पार्टी के हित में निर्णय लेती है। और पिछले दिनों जब मुझे दायित्व मिला तो मैंने भी अकेले कुछ नहीं किया। हम सब कार्यकर्ता मिलकर जीत के लिए प्रयास करते हैं और उसका नतीजा है कि पंचायत चुनाव सारे हम जीते, दुख संग सब निर्विरोध जीते। अभी कोऑपरेटिव के बीच में चुनाव हुए, उन चुनाव को हम सब निर्विरोध जीते, 5 लोकसभा जीते। इसका श्रेय महेंद्र भट्ट को नहीं जाता है, इसका श्रेय मेरे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को जाता है। अब क्योंकि संगठन परिवार में नए लोग भी आते हैं, आज मैं राज्यसभा चला गया हूँ, हो सकता है कि पार्टी मुझे और कुछ काम दे, हो सकता है कि फिर कहेगा नहीं भाई महेंद्र तुमको अभी थोड़ा और इस काम में समय देना है। तो कार्यकर्ता को काम मिलता है, काम के प्रति उसकी श्रद्धा का एक पक्ष होता है और उस आधार पर रात दिन मेहनत करने वाला कार्यकर्ता इस दल के अंदर अपना स्थान स्वयं बनाता है। इसलिए महेंद्र भट्ट बने या जो बनेगा वो मेरी छाया होगी, क्योंकि मैं जिस विचार से आया हूँ वो विचार ही उस व्यक्ति का होगा। और एक विचार से काम करने वाला व्यक्ति हम अलग अलग मान के नहीं चलते। ये कांग्रेस में द्वंद्व होता है। अब जब राजनाथ सिंह जी अध्यक्ष थे, उसके बाद सब लोग तो वेंकैया जी को जानते नहीं थे, या उसके बाद अचानक हमारे अध्यक्ष अभी अमित शाह जी बने बाद में, कितने लोग देश भर के अमित शाह जी को जानते थे। लेकिन धीरे धीरे कार्यकर्ता का निर्माण करना है और किसी व्यक्ति को कौन से काम में स्थापित किया जाए वहां से उसके कार्यों का रिजल्ट प्राप्त करना, ये सिखाने की पद्धति भी दल की होती है। और यही कारण है कि हमारा कार्यकर्ता, बूथ का कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, ये किसी दूसरे दल के अंदर नहीं होता है। वहां तो अब कल्पना की आप कल्पना, हमें तो दुख इस बात का भी होता है कि राहुल जी शादी क्यों नहीं कर रहे, कि कांग्रेस का तो जो नेता निकलता है वो गांधी परिवार से निकलता है। आश्चर्य होता, दुख में चिंता भी होती है। अब कल्पना को बैठा रहेगा प्रियंका जी का बेटा अगर मिठाई बांट रही है, तो क्या है? हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं में से नेता निकलता है, कांग्रेस में पेट से नेता निकलता है। ये अंतर है बीजेपी और कांग्रेस के अंदर। बिल्कुल। अभी तो अगर देखें हरीश रावत तो लगातार प्रधानमंत्री और अमित शाह जी को लेकर वो बयान तो बड़ा चर्चा में आया। मैं वो सवाल भी किया आपसे कि रोंद देने वाले प्रचारक बताया, तो इसीलिए एक सवाल उठता है कि इतने मजबूत लोग हैं, फिर भी कांग्रेस के लोगों की जरूरत पड़ती रहती है। नहीं, मैंने कहा कांग्रेस के लोगों की हमको जरूरत नहीं पड़ती है। कांग्रेस के लोगों को लगने लगा कि बीजेपी के अंदर विकास है, इसलिए हमारे साथ आते हैं। और हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि मेरे दल में आने वाला प्रत्येक कार्यकर्ता वो संस्कारित हो, पार्टी के संविधान रीति नीति से साथ चले और फिर उसकी योग्यता क्षमता के साथ उसको स्थान प्राप्त हो। इस भाव के साथ हम लोग काम करते हैं। बड़ी संख्या है, ऐसा बड़ी संख्या में माधव सिंधिया जी के पुत्र आज हमारे यहाँ मंत्री हैं, जिनको कोई कल्पना नहीं कर सकते कि लोग आएंगे। ऐसे देखो लोग, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, बड़े बड़े लोग क्यों आते हैं, तो जनता। और फिर हम एक बात और महसूस करते हैं, जो व्यक्ति हमारे साथ आया, दूसरे दल से आया, अगर वो व्यक्ति बीजेपी छोड़ता है तो हम उस व्यक्ति की गलती नहीं मानते, वो हमारी गलती उसे अपना नहीं बना पाए। इधर हमारे साथ जो आता है वो भाजपा का समर्पित कार्यकर्ता बनकर रहता है, और जब कोई छोड़ के चला भी जाता है ना, तो बीजेपी का कार्यकर्ता उसको लेकर नहीं जाता है, अकेला जाता है, कुछ दिन बाद फिर वापस आ जाता है। इसके अनेक उदाहरण हमारे सामने। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण पर आते हैं। बजट सत्र अमूमन वही होता रहा है और इस बार बजट सत्र देहरादून में हुआ है, तो ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण से क्या कोई गैर हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी वहाँ कार्य चल रहा था, स्वाभाविक रूप से 3 दिन का सत्र था और उन 3 दिन के अंदर जो सारे कार्य को रोककर, और उसके कारण विधानसभा अध्यक्ष जी ने सरकार से अपील की। और क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा की सर्वोपरि एक मुखिया होती है, उनकी बात को मानना सरकार का कर्तव्य है। मुख्यमंत्री जी ने पहले ही गैरसैंण की बात की थी, लेकिन मैं अब कह सकता हूँ अब तो ग्रीष्मकाल प्रारंभ हो रहा है और ग्रीष्मकाल सत्र गैरसैंण में निश्चित रूप से होगा, ये मैं विश्वास कह सकता हूँ। अभी निकाय चुनाव हुए उत्तराखंड में, 11 निगम है, 10
सीधे बीजेपी ने जीत लिए और एक जो बीजेपी के ही बागी थे उन्होंने जीत लिया। कांग्रेस का आरोप लगा धन बल से जीत लिए, हालांकि ये बैलेट पेपर से हुए, मैं आ रहा हूँ ईवीएम से नहीं हुए। तो धन बल से जीत लिए ये आरोप लगा, तो कैसे तो धन बल? जब व्यक्ति हारता है तो वो जनता पर प्रश्न खड़ा करता है, क्या उत्तराखंड की जनता बिकाऊ है क्या? ये प्रश्न करके कांग्रेस कटघरे में नहीं आएगी क्या? धन बल क्या होता है? निर्वाचन आयोग की जितनी धनराशि खर्च करने का व्यवस्था प्रावधान है उनके लोगों ने भी किया होगा ना भाई। जनता ने नकारा है, कोई धन बल नहीं होता है। और हर बार हार पे, अब की बार आपने ठीक कहा कि ईवीएम गाते गाते अब जनता ने पोस्टर में भी उनको उनकी औकात बता दी कि जनता जो है जिस दिशा में बढ़ रही है। मैंने जो शुरू में जो बात कही थी, जनता जब विकास अपनी आंखों से देखती है तो फिर उसको किसी प्रकार के प्रचार की आवश्यकता नहीं होती है। और एक दिन आएगा बीजेपी को जनसभा करने की आवश्यकता नहीं होगी, एक एक घर बीजेपी का होगा, क्योंकि हर नागरिक विकास चाहता है, राष्ट्रवाद चाहता है, सीमा को सुरक्षित चाहता है, आंतरिक सुरक्षा को ठीक चाहता है, एजुकेशन को उचित अच्छा एजुकेशन की चिंता करता है, स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक चाहता है। ये स्थिति देश के निर्माण होगी तो प्रत्येक परिवार ये राष्ट्रवाद साथ खड़ा होगा, मोदी साथ खड़ा दिखाई देगा। बद्रीनाथ पर आते हैं। बद्रीनाथ राजनीतिक तौर पर आपका घर है, वैसे तो पूरा उत्तराखंड है, लेकिन राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो वो आपकी जमीन है। बीजेपी वहां पर चिंता में पड़ गई। क्या राजेंद्र सिंह भंडारी को लाना बीजेपी के लिए शुभ साबित नहीं हुआ? देखिए, राजेंद्र भंडारी जी हमारे दल में आए, हमने उनका स्वागत किया, लेकिन जनता के उस मूड को हम समझ नहीं पाए। बहुत जल्दी हम ले आए और जनता को लगा कि जिस व्यक्ति को अभी हमने वोट दिया और जिताया वो व्यक्ति दोबारा वोट मांगने क्यों आया। ये जो ऐसा नहीं, जनता ने जितना मुझे वोट पड़ा था उससे ज्यादा वोट राजेंद्र भंडारी जी को भी पड़ा, लेकिन जनता का वो पक्ष भी समझना पड़ेगा कि एक व्यक्ति तत्काल जीतकर आया और फिर जनता से दोबारा जनादेश मांगे, तो जनता ने तो जिता ही रखा है राजेंद्र भंडारी जी को। एक प्रश्न हम पर भी खड़ा हुआ है कि हमने कहीं जल्दबाजी नहीं की। राजेंद्र भंडारी जी का हमको आज इस बात का मुझे मैं कह सकता हूं कि एक सहानुभूति भी है, कहीं ना कहीं ये जल्दबाजी मैं मानता हूं, और ये उनका निर्णय भी जल्दबाजी का निर्णय रहा होगा, ऐसा मुझे विश्वास कर रहा है। और इस बात को भी महसूस कर रहे होंगे, भाई चुनाव से 6 महीने पहले भी आ सकते, हम तब भी उनको वही सारा सम्मान देते, लेकिन उनको भी वो क्यों आए, उनको भी लगा विकास मोदी जी के नेतृत्व में होता है। हम इस बात को जनता को समझाने में थोड़ा नाकाम रहे, और जनता ने जो प्रश्न खड़ा किया अभी जिताया फिर वोट मांगने आ रहा है, वो हार का कारण बना। मोदी जी बीजेपी हार का कारण बिल्कुल नहीं है, और राजेंद्र भंडारी जी हमारे नेता, हमारे दल में आए, उनको सम्मान देना हमारा काम। आगे भी हाँ, सम्मान तो पार्टी हर व्यक्ति जो दल के अंदर उसको सम्मान मिलता है। विनोद चमोली का बयान है, और भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं लगातार परिसीमन को लेकर, 26वें परिसीमन को लेकर जो तैयारी चल रही है कि परिसीमन क्या है, वो पहाड़ और मैदान को लेकर जनसंख्या के आधार पर नहीं, क्षेत्रफल के आधार पर होना चाहिए उत्तराखंड में। क्योंकि आबादी की अगर बात देखें तो जो मैदानी हिस्से है, जो मैदानी जिले हैं, उनमें ज़्यादा लोग, आबादी घनत्व ज़्यादा है और पहाड़ की तरफ कम है। देखिए, ऐसा है कि अनेकों राज्यों में इसकी चर्चा हुई है, भौगोलिक परिक्षेत्र भी एक बहुत बड़ा विषय रहता है, और मैं कह सकता हूँ कि जब भी परिसीमन होगा तो देश का जो सदन है वो परिसीमन के इन सब विषयों पर उसकी चर्चा करेगा। परिसीमन के जो मानक बने वो भी तो किसी, उस समय तो किसी की सरकार थी, उस मानकों में संशोधन के लिए अब सदन है, और मुझे पूरा विश्वास है हिमालयी राज्यों के बारे में निश्चित रूप से कुछ संशोधन उस रूप में किए जाएं, जिससे कि भौगोलिक परिस्थितियां भी परिसीमन का आधार बने। ये पक्ष महत्वपूर्ण है। ये ठीक है, मैदानी क्षेत्र में जहाँ जनसंख्या होगी वहाँ सीटें बढ़ेंगी, लेकिन पहाड़ के अंदर की पलायन की व्यवस्था को रोकना है, इसलिए परिसीमन का आधार सीमावर्ती जनपदों के, सीमावर्ती राज्यों के लिए ये निश्चित। कुछ राज्यों में इसको देखा भी गया है, और कुछ राज्यों में अब कई जगह तो ऐसे हैं कि अकेला राज्य और एक ही लोकसभा है, तो वहाँ सीमें बढ़ेंगी भी। तो ये सब बातें रहती हैं जिसका समय आने पर सब प्रकार की चर्चा सदन के अंदर होगी।
आखिरी वार्तालाप की तरफ आते हैं। दो सवाल बनता है। एक, स्मार्ट मीटर पे ज़रूर सवाल होना चाहिए। उत्तराखंड में लागू हो रहा है, ये स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, लेकिन कई जगह से इनका विरोध भी आ रहा है और विपक्ष का कहना है कि ये बिल बढ़ा देने वाले और तमाम कुछ उद्योगपति को या किसी खास को लाभ देने के लिए लग रहे हैं। तो ये जो विपक्ष के आरोप है, इन पर क्या कहना है? देखिए, भ्रष्टाचार हटाओ, भ्रष्टाचार हटाओ, ये केवल नारों से संभव नहीं होता है। आज की तकनीकी युग की प्रणाली में हमको सब चीज़ भी अपनाने पड़ते हैं। आज रेलवे का रिजर्वेशन लाइन पर लग के होता है क्या? आज बसों की बुकिंग जो है ऑनलाइन हो रही कि नहीं हो रही है? आज आप पानी का बिल और बिजली का बिल ऑनलाइन जमा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? अब क्योंकि बिजली की आज की पद्धति के मीटर निर्मित हुए हैं, तो उन पर शंका किस बात की? वही ईवीएम वाला विषय हो गया। भाई, व्यक्ति को उसके कितनी बिजली वो फूक रहा है, कितनी बिजली का उसको भुगतान करना है, इसकी जानकारी उसको प्राप्त हो जाए, इसमें क्या गुनाह है? और समय पर मीटर बदले हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी बिजली चोरी को रोकना नहीं चाहते हैं और सरकार उस दिशा में प्रतिबद्ध है। ये जो ऊर्जा है आज के युग में, इसका कितना महत्व है ये हम समझ सकते हैं। 4 घंटे का लाइट चली जाए, मोबाइल से बातचीत ही बंद हो जाती है। ये जो स्थितियां हैं, इसको समझने के लिए आज के तक युग में इस मीटर की पद्धति को सबको अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा था पहले सरकारी बिल्डिंग में लगाओ, लगने शुरू हो गए। सांसदों घर में लगाओ, लगने शुरू हो गए। तो मैं कहता हूं कि बिना परीक्षण के, मैं फिर कह रहा हूँ, बिना परीक्षण के कांग्रेस को विरोध करने का उनके नेचर बन गया है। लेकिन जब उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं तो बाद में कहते हाय हमने ऐसा क्यों किया होगा। बिल्कुल, आखिरी सवाल पर आते हैं महेंद्र भट्ट जी। और आखिरी सवाल ये है कि आपका ये कार्यकाल अभी समाप्त हो रहा है, हालांकि समाप्त हो चुका, ये विस्तार, कार्यकारी अध्यक्ष नाते काम कर रहा हूँ, काम कर रहे हैं आप, तो कुछ काम रह गया? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता के पास करने के लिए बहुत कुछ होता है और एक तारीख में चीज़ें कोई ख़त्म नहीं होती है, कभी समाप्त नहीं होती। मैं अगर पुनः पार्टी सेवा का अवसर देती है, यहाँ देती, किसी क्षेत्र में कहीं भी देती है, तो मन के वो भाव जो राज्य के विकास के लिए आवश्यक है, हम उसको धरातल पर उतारने का काम करेंगे। वो प्रयास मेरा लगातार चलता रहेगा। बिल्कुल, महेंद्र भट्ट जी ने 2-3 चीज़ें बड़ी खास कही। पहली कि विपक्ष उत्तराखंड में व्यक्तिवादी राजनीति पर उतर गया है, इसीलिए ये पहाड़ मैदान की राजनीति हो रही है। और प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर जो प्रकरण है, प्रेमचंद अग्रवाल माफ़ी मांग चुके हैं, इसके बाद भी अगर कुछ चीज़ें हो रही है तो राजनीति घुस गई है। और बड़ी बात ये कही कि 2027 में कांग्रेस 0 पर आ जाएगी। अब ये तो 2027 में पता लगेगा कि कांग्रेस कहाँ खड़ी रहती है और बीजेपी किस लाइन पर खड़ी होती है। फिलहाल तो महेंद्र भट्ट जी, जनता टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप आते रहिए, मिलते रहेंगे। बहुत धन्यवाद।